रहज वो मन जगी चिंतन करी दर्शन स्वयं के हम बनी हम बनी हम ओम हम सहज हो मन जगी करी दर्शन स्वयं के हम बनी हम बनी हम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय है थायराइड की समस्या। थायराइड की समस्या, बीपी की समस्या क्यों हमारे समाज में, हमारे परिवार में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। डायबिटीज, शुगर की समस्या भयंकर रूप से सामने आ रही है। तो इसी विषय पर हमने एक विशेष सत्र आयोजित किया था और सूरत से डॉक्टर पवन जी बेगानी ने हमारा बहुत ही शानदार मार्गदर्शन किया था। उसी श्रृंखला का आज दूसरा पार्ट 2 लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये समस्या है, इतनी गंभीर है, इसके बारे में चर्चा करना, जानकारी करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और डॉक्टर पवन जी बेगानी बहुत शानदार तरीके से हमारा मार्गदर्शन उन्होंने पिछले एपिसोड में किया। डॉक्टर पवन जी बेगानी के बारे में मैं शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। आप सूरत में रहते हैं और थायराइड और डायबिटीज के विशेषज्ञ हैं। सूरत के मजूरा गेट पे और बेसू पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है। भगवान महावीर डायबिटीज सेंटर सूरत के आप मेडिकल डायरेक्टर भी है और आपने कई डॉक्टरों को प्रशिक्षित करते हुए इस मार्ग में उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफी प्रेरणा देते हुए उन्हें मार्ग का प्रशिक्षण भी दिया हुआ है। सूरत के अलावा आप वलसाड़, नवसारी, दिल्ली, मोरा आदि शहरों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपका मार्गदर्शन इस एमपी के फिटनेस क्लासेस के माध्यम से मिल रहा है। देश विदेश से सैकड़ों भाई बहन हमारे सेशन से, क्लास से जुड़कर आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और उसे फायदा भी निश्चित रूप से उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने वीडियो, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए डॉक्टर पवन बेंगानी जी का वेलकम ओम अरहम के साथ करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली पिछले सेशन में जैसे हमने डायबिटीज के डिस्कशन किया था, आज हम बेसिकली थायराइड पे करेंगे और कुछ डायबिटीज का भी रिकैप कर लेंगे। थायराइड डिसऑर्डर्स, आज बेसिकली हम ये
डिस्कशन करेंगे कि थायराइड क्या है। थायराइड सबसे पहले अगर बात करूं तो ये एक छोटी सी ग्रंथि है हमारे गले में। बेसिकली ये स्मॉल ग्लैंड है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये इसका फंक्शंस जो है, इसका काम, ये पूरे एनर्जी सिस्टम को कंट्रोल करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है, हमारे हार्ट, ब्रेन, बहुत सारे एक एक्सिस है उसको भी नियंत्रित करती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो ये एक एक ऐसी ग्रंथि है जो एक हार्मोन बनाती है, थायराइड हार्मोन। हार्मोन वो केमिकल है जो केमिकल हमारे शरीर में काफी सारे फंक्शंस कंट्रोल करती है। अगर हम टाइप्स ऑफ थायराइड की बात करें, थायराइड के प्रॉब्लम्स की, तो मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गॉइटर और नोड्यूल्स। अभी हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली थायराइड हार्मोन कम हो जाता है। ये ज्यादातर फीमेल्स में देखा गया है और इसमें बॉडी फंक्शंस बहुत स्लो हो जाता है। इसके बेसिकली लक्षण जो है उसमें वेट गेन हो सकता है, फैटिग या थकान लगना, सुस्ती महसूस होना, कोल्ड इंटॉलरेंस यानी ठंड का ज्यादा बर्दाश्त ना कर पाना, हेयर फॉल। सिम्टम्स और भी है काफी इसके, ये मेन सिम्टम्स है जो देखे गए हैं। इसके अलावा ड्राई स्किन हो सकता है। इसके अलावा आप बॉडी में डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म में देखी गई है और ये सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसिकली ये हार्मोन एक्सेस होता है और हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसिकली बॉडी का जो हार्मोन लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा होने के कारण बॉडी में वेट लॉस होता है। यानी कि जो जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है उसका उसकी भूख, हो सकता है उसकी भूख ठीक रहे, वो प्रॉपर खाना पीना खा रहा है फिर भी वेट लॉस हो रहा है क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। इसके अलावा पाल्पिटेशन होना यानी कि दिल का बहुत तेज धड़कना। इसके अलावा एंजाइटी, स्वेटिंग, ये इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर हम कभी ऐसा देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा एंक्सियस हो रहा है, बहुत ज्यादा कि अ, होता है ना जैसे एक तरह की जल्दबाजी जैसा फील होना, या फिर अगर सपोज करो कि कोई नोट गिन रहा है और उसका हाथ पूरा स्वेटिंग हो रहा है, तो बेसिकली हम डाउट कर सकते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस है। तो हमें उस कंडीशन में चेक करा लेना बेटर रहता है। फिर आता है गॉइटर। गॉइटर गले में एक विजिबल स्वेलिंग होती है, दिखती है वो। आपने ये आजकल इतना कॉमन नहीं है, पहले बहुत कॉमन था क्योंकि पहले वो मेनली आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। तो गले में एक सूजन जैसी बड़ी सी स्वेलिंग जैसा, गांठ जैसा दिखाई देता है। और नोड्यूल्स आप ऐसा समझ सकते हैं, नोड्यूल्स मेनली बिनाइन होता है। नोड्यूल्स यानी छोटे छोटे मटर जैसे दाने या छोटे से लंप्स जैसे जो थायराइड में होते हैं। ये विजिबल भी हो सकते हैं, विजिबल नहीं भी हो सकते, पर ये ज्यादातर बिनाइन होते हैं। बिनाइन यानी कि ये बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो नहीं करते। इसके जो कारण है वो एक तो ऑटो इम्यून है, एक आयोडीन इम्बैलेंस और जेनेटिक्स। अब ऑटो इम्यून का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, इम्यून यानी हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक ही काम कर रही है। ऑटोमेटिक यानी कि वो खुद के लिए ही एक तरह से दुश्मन बनी हुई है। नॉर्मली हमारी जो इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, जो आर्मी होती है, ये आर्मी रोगों से लड़ती है। यानी कि कोई भी तरह का डिजीज आ गया उससे फाइट करती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो शरीर के पहचानने की शक्ति है कि भाई ये थायराइड हार्मोन, हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारा खुद का बॉडी का पार्ट ही है, तो ये पहचानने में डिफिकल्टी होती है बॉडी को। तो वो थायराइड ग्लैंड को ही अपना दुश्मन समझ बैठती है और उसको ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो ऑटो इम्यून यानी कि ऑटो इम्यून बहुत सारे डिजीजेस होते हैं वैसे। तो ऑटो इम्यून का मीनिंग ये है कि हमारी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी की दुश्मन बनी हुई है।
यानी सेल्स को पहचानने में दिक्कत हो रही है कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, तो वो अपने ही शरीर को अटैक करने लग जाता है। तो ऑटो इम्यून एक कारण होता है। इसके अलावा आयोडीन इम्बैलेंस, यानी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होना। इसके अलावा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी जैसे पेरेंट्स को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है, मम्मी पापा दादा दादी या किसी को है, तो जेनेटिक्स भी ये होता है। तो बेसिकली ये 3 रीजन है। ज्यादा रिस्क फैक्टर्स, एक्चुअली थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादातर फीमेल्स को होती है। एज यूजुअली देखा गया है कि 30 साल से अधिक उम्र के, वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकती है पर ज्यादातर उस एज में होती है। और इसमें फैमिली हिस्ट्री हुई, जैसे फैमिली हिस्ट्री जिनकी अगर स्ट्रांग है, यानी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को भी स्क्रीन कर लेना बेटर रहता है। डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH टेस्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसके अलावा T3 T4 लेवल्स भी जरूरी होता है, और अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली ये 3 टेस्ट से हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट हैं थायराइड में, जैसे कि फ्री T3 फ्री T4, इसके अलावा थायराइड एंटीबॉडी, TPO एंटीबॉडी, इस तरह से बहुत सारे टेस्ट है। पर ये मेन टेस्ट है, ये आधार है टेस्ट, यानी डायग्नोज करने के लिए। हाँ, ये TSH का इंपॉर्टेंस, अगर कोई कहे कि सिर्फ एक टेस्ट बताओ जिसको मैं करूं और पता चल जाए थायराइड की प्रॉब्लम है नहीं है, तो एक TSH ऐसा टेस्ट है जो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव यानी कि ये टेस्ट बहुत जल्दी पकड़ लेगा कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। कभी कभी TSH अब नॉर्मल, T3 T4 हो सकता है नॉर्मल हो, पर TSH अब नॉर्मल, यानी TSH ऐसा समझ सकते हैं पहले भी करता है, उसके बाद जाके T3 T4 अब नॉर्मल होता है। तो T3 T4 हमें एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दे सकता है, पर TSH बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए ये इसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है अगर हम डायग्नोज करने की करें किसी को कि थायराइड की प्रॉब्लम्स है या नहीं है। तो ट्रीटमेंट अगर हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म में, बेसिकली थायरोक्सिन टैबलेट्स होती है और यूजुअली लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, पर इसका डोज चेंज होता रहता है। पर ये भी अगर हम देखें कि प्रॉपर डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज या योगा वगैरह फॉलो करें, तो काफी हद तक दवाइयाँ कम हो जाती है, और किसी किसी में इवन दवाइयाँ बंद भी होती है। इसके अलावा आता है ट्रीटमेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का, यानी थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा है तो इसमें मेडिसिन आती है कुछ, जैसे नियोमार्काजोल हुआ, कार्बिमाजोल हुआ, इस तरह की मेडिसिन होती है। इसके अलावा रेडियो आयोडीन होती है, और सर्जरी, अगर सर्जरी भी होती है, सर्जरी कुछ कुछ केसेस में ही की जाती है। अगर डाइट टिप्स की बात करें तो आयोडाइज्ड नमक हमें यूज करना चाहिए। इसके अलावा डाइट, बैलेंस डाइट लेना है। हम मिल्क, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ले सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड यानी बाहर का पिज्जा बर्गर, एक्सेस सोय भी वही आ गया, एक तरह से प्रोसेस्ड मीट होता है, या नॉन वेज आइटम्स कम लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक तरह से दिखने में बहुत सिंपल है, पर अगर हम एक्सरसाइज डेली करते हैं, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन के द्वारा हो या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हो, प्रॉपर स्लीप लेते हैं अगर, तो इससे भी काफी हद तक बॉडी इस चीज को बैलेंस कर लेती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हार्ट डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है थायराइड से, अगर प्रॉपर कंट्रोल ना किया गया, टाइमली नहीं चेक किया गया। इनफर्टिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन यानी कि तनाव जैसे स्थिति हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हम प्रेगनेंसी से पहले भी TSH टेस्ट करते हैं, और TSH यूजुअली उसको नॉर्मलाइज करके प्रेगनेंसी प्लान करना बेटर रहता है। पर इन केस अगर प्रेगनेंसी हो गई हो और TSH एबनॉर्मल हो, तो उसको जितना जल्दी हो सके नॉर्मल कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क का डेवलपमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा, अगर ये एबनॉर्मल है तो,
यानी इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर प्रेगनेंसी में। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में जो इसके लेवल्स है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ज्यादा स्ट्रिक्ट है का मतलब है, सपोज करो कि किसी का टीएसएच अगर 4 से नीचे है, टीएसएच को 4 से नीचे लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसमें 5 भी हमारे लिए ज्यादा पड़ता है, अभी तक के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार। डॉक्टर को कब दिखाना होता है? यूजुअली ज्यादा वेट चेंजेस हो रहा हो, यानी वेट गेन हो गया हो, वेट लूज हो गया हो, अगर गले में कोई भी तरह की स्वेलिंग जैसा फील हो रहा हो, अगर फैटिक यानी थकान, सुस्ती, थकावट ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो। अब मैं कुछ कुछ यूजुअल कैन थायराइड बी क्योर यूजुअली कंट्रोल, ज्यादातर देखा गया है कि कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर बहुत कम चांसेस होता है। ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन यूजुअली लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। बहुत बार कैसा होता है कि काफी लोग थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उनका कंट्रोल आ जाता है और फिर वो बंद कर देते हैं। पर ये कंट्रोल आया इस वजह से है कि ये दवाई चल रही है, तो यूजुअली इसको बंद नहीं करना ठीक है। हो सकता है डोज में उसको कम करना हो या ज्यादा करना हो, वो डिपेंड करता है कि टीएसएच का लेवल कैसा है। डाइट इसको ठीक कर तो बिल्कुल ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अब क्या ये सीरियस है? अगर थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व ना की गई तो ये हो सकता है सीरियस, क्योंकि ये हार्ट को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो इसका जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करा लें। क्या एक्सरसाइज इस पे हेल्प करता है? डेफिनेटली एक्सरसाइज हेल्प करता है इसमें। प्रिवेंशन के लिए हमें रेगुलर टीएसएच चेक करा लेना चाहिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि टाइमली खाना, टाइमली सोना, व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, ये जितने भी हेल्दी लाइफस्टाइल है, खान पान का ध्यान रखना, तो ये सारी हेल्दी लाइफस्टाइल से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं एक तरह से। यानी एटलीस्ट जिनकी फैमिली हिस्ट्री, यानी परिवार में अगर किसी को थायराइड है, तो हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल, वैसे थायराइड हो या ना हो सबके लिए जरूरी है, पर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे हम इसको इवन प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अर्ली डायग्नोसिस, जितना जल्दी डायग्नोस करो उतना अच्छा है। तो इसीलिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है टीएसएच। हार्डली ये 150-200 रुपए का टेस्ट होता है। ये टेस्ट एटलीस्ट साल में एक बार करा लेना चाहिए अगर नॉर्मल है तो। और अगर एबनॉर्मल है तो प्रॉपर उसको ट्रीट करके या एवरी 3 मंथली चेक कराना चाहिए। बस हमें सजग रहना है थायराइड के प्रति। बेसिकली थायराइड की अगर हम बात करें तो काफी लोगों ने लास्ट सेशन शायद मिस हो गया हो, तो मैं जस्ट एक रिकैप ले लूंगा इवन डायबिटीज का भी, और फिर एक साथ लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो बेसिकली डायबिटीज क्या है? ये जस्ट हाई ब्लड शुगर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज और सेकेंडरी, ये 4 तरह की डायबिटीज होती है। हमारे बॉडी में इंसुलिन का रोल होता है कि वो हमारे बॉडी में, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना से जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज ब्लड, खून की नलियों में जो जाता है उसको उस जगह तक पहुंचाना जहां उसकी जरूरत होती है। तो उस सेल्स में एंटर यानी कोशिकाओं में प्रवेश करने में हेल्प करता है इंसुलिन। सिम्टम्स की बात करें तो वही ज्यादा प्यास लगना, यूरिनेशन, कमजोरी लगना, वैसे और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। वेट लॉस है। इसके अलावा स्किन में कुछ इश्यूज होना, दांत में, या बहुत बहुत सारे सिम्टम्स है। पर मैं जस्ट सिंपल में, इसमें भी रिस्क फैक्टर्स, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, यानी अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करें तो ये एक तरह से रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी या मोटापा एक रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर का मतलब है कि ऐसी चीज जो चीज इस को होने में बढ़ावा देती है। यानी किसी को डायबिटीज है नहीं, पर अगर वो बहुत मोटा है तो उसको फ्यूचर में डायबिटीज होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। यानी जिनके, सपोज कोई पतला है उसको जो डायबिटीज होगा तो उसके मुकाबले मोटे होने का चांसेस ज्यादा है। अगर कोई एक्सरसाइज या प्रॉपर नहीं करता है तो उसको डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट
किडनी, आइज, डायबिटिक रेटिनोपैथी व आंखों का, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्व्स का, डायबिटिक अपने इवन कोरोनरी हार्ट डिजीज, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, यानी पूरे बॉडी को ये कोई भी अंग को अफेक्ट कर सकता है। यूजुअली हम शुगर फास्टिंग, पीपीबीएस, HbA1c यानी 3 महीने का एवरेज शुगर, इससे डायग्नोस कर सकते हैं। HbA1c का लेवल मैंने लास्ट भी बताया था, HbA1c का लेवल यूजुअली 5.5 से नीचे रहना नॉर्मल है। 5.5 से 6.4 तक अगर आ रहा है तो ये प्री डायबिटीज है, और 6.5 या उससे ज्यादा अगर है तो डायबिटीज है। तो HbA1c एक सिंगल टेस्ट है, आप समझ सकते हैं, जो टेस्ट हमें हेल्प करता है डायबिटीज की डायग्नोसिस में, इवन प्री डायबिटीज की डायग्नोसिस में, यानी किसको होने वाला है उसकी डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। बाकी डाइट्स में यूजुअली बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत एक्सेस मात्रा में नहीं लेना होता है, फाइबर जितना ज्यादा हो सके लेना है, सब्जियां ज्यादा लेनी है, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। इसमें अवॉइड शुगर, जंक फूड, ये सब अवॉइड करना है। एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और भी अच्छा है डेली। अगर हम वॉक करें, इसके साथ साथ कुछ योगा व्यायाम वगैरह भी करें तो बहुत ही अच्छा है डायबिटीज में भी। इनफैक्ट ये सारी बीमारियों के लिए अच्छा है, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या अपने थायराइड हो, कोई भी बीमारी में एक्सरसाइज हमेशा काम ही आता है। वो अपने बॉडी को इतना बैलेंस कर देता है कि काफी सारी बीमारियां होने वाली होती है वो नहीं होती है। इसमें ध्यान, वजन का ध्यान बहुत रखना है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, ये यूजुअली हाइट और वेट का एक मापदंड है, यानी ये कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। यूजुअली 23 से नीचे रहना चाहिए BMI। BMI हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइट डिवाइडेड बाय वेट इन मीटर स्क्वायर। यानी कि सपोज किसी का अगर BMI, इजी है वैसे कैलकुलेट करना, मेडिकेशंस, टैबलेट्स होती है, इंसुलिन होती है, इसके अलावा डाइट, एक्सरसाइज तो है ही। शुगर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, यानी कि किसी को डायबिटीज अगर है तो अगर उनको सिम्टम्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो उसको चेक ना करें। यानी एटलीस्ट महीने में एक बार या 2 बार तो उनको शुगर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कोई सिम्टम, कोई लक्षण नहीं होते हैं पर तकलीफ होती है, यानी कि अंदर ही अंदर शुगर बढ़ रहा होता है। तो हमें जितना जल्दी उस चीज को कंट्रोल कर लेना उतना बेटर रहता है। तो मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है। हाइपोग्लाइसेमिया के जो साइंस है उसको भी ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत तेज भूख लगना, या फिर पसीना आना, या हाथ कांपना, कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में बेहोशी जैसा फील होना भी हो सकता है। तो अगर हाइपोग्लाइसेमिया यानी लो शुगर, अगर इसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। अगर कभी कभी सीवियर केसेस में हमें मीठा भी खाना पड़ सकता है अगर लो शुगर हो रहा है। हाइपरग्लाइसेमिया, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, यानी ये एक तरह से डायबिटीज का ही दूसरा नाम बोल सकते हो आप। हाँ, फुट केयर का ध्यान रखना है, अपने पैरों को डेली इंस्पेक्ट करना है रात को सोते समय, कि भाई कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि काफी बार देखा गया है डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में बेसिकली नर्व्स अफेक्ट होते हैं, यानी कि हमारे जो सेंसेशन की कैपेसिटी है वो खत्म होती है, जिसके कारण हमें उतना फील नहीं होता जितना होना चाहिए। तो काफी बार ये देखा गया है कि किसी किसी को छोटी मोटी चोट लगती है पर उसको दर्द नहीं होता उस चीज का, फिर वो छोटा सा एक घाव धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और फिर आ, एक कोई अंग काला पड़ना, फिर पाँव का काटना, मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस में जाए। इससे अच्छा है कि हमें बस अपने पाँव को डेली रात को चेक करके सोना है कि भाई कहीं कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा, और हम जितना जल्दी उसकी केयर ले लेंगे उतना बेटर है। आई चेकअप बहुत जरूरी है। आंखों का रेटिना चेकअप करवाना जरूरी है, साल में कम से कम एक बार चेकअप करवाए। डायबिटीज में, रेटिनोपैथी में भी कोई सिम्टम्स यानी लक्षण नहीं होते हैं काफी बार। शुरुआत केसेस में काफी बार ये देखा गया है कि किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट हो गया है और उसको कोई लक्षण नहीं है।
इसीलिए आप ये आप ये सोचो कि मुझे तो प्रॉपर दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आई चेकअप करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जस्ट जाओ, इसमें ड्रॉप डाल के चेक करते हैं रेटिना को, ध्यान रखना, क्योंकि तब उससे डायलेट हो जाता है, यानी आंखों की वो पुतली, तो अंदर का प्रॉपर देख पाते हैं। इससे धुंधला दिखता है, इसलिए आई चेकअप कराने जब भी जाओ तो अकेले नहीं जाना है, किसी को साथ में लेके जाना है, क्योंकि जब आप लौटोगे रिटर्न होने के टाइम में थोड़ा धुंधला दिखता है। तो रेटिनोपैथी चेकअप करना बहुत जरूरी है, और इसको साल में एक बार कम से कम चेकअप कराना चाहिए। अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, अभी रेटिनोपैथी आप इस सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी का ब्लड लीकेज हो रहा है, या जिस तरह कभी बकेट या बाल्टी फूटती है तो वेल्डिंग करके किसी को रिपेयर कर देते हैं, ठीक इसी तरह समझ लीजिए खून की नली में अगर कोई लीकेज है तो उसको भी रिपेयर किया जाता है। तो जितना टाइमली वो रिपेयर हो उतना अच्छा है, यानी वो जितना छोटा छेद हो उतना बेटर है। तो अब रिपेयरिंग प्रोसेस को आप ऐसा समझ सकते हैं कि लेजर बोलते हैं, जैसे होता है ना कि किसी ने लेजर किया, रेटिनोपैथी में अगर लेजर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी खून की नली को रिपेयर किया गया है, उसको ठीक किया गया है, उस छेद को ठीक किया गया है, ताकि ब्लड लॉस नहीं हो, लीकेज ना हो वहां से खून का। तो ये जितना जल्दी आप पकड़ोगे उतना बेटर है। इसमें जितना लेट होता है वो फैलता जाता है, और प्रॉब्लम की बात यह है कि लक्षण होते ही नहीं है, लक्षण जब तक होते हैं तब तक तो बहुत लेट हो चुकी होती है। और इसमें रेटिनल डिटैचमेंट एक और कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें बेसिकली अंधापन होता है। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम अगर साल में एक बार आंख चेकअप कराएंगे तो वो बेस्ट है। इसके अलावा किडनी टेस्ट कराना जरूरी है। किडनी में सिंपल क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, एक ईजीएफआर टेस्ट होता है। ये टेस्ट भी साल में एक बार कम से कम करा लेना चाहिए, क्योंकि किडनी में जितना, सपोज करो कि किसी के ये टेस्ट अगर एबनॉर्मल आते हैं तो इसमें परहेज होता है, तो वो परहेज करेंगे तो बहुत चांसेस है कि वो या तो स्थिर हो जाए या रिवर्स हो जाए। इसमें जितना लेट होता है उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी पेशेंट को डायलिसिस चल रहा है, इसका मतलब उसका काफी लेट हो गया, उस चीज को काफी लेट डायग्नोस हुआ है। बाकी ये तो मेरे ख्याल से इसके एक्सपर्ट्स हैं हमारे बीच ही बैठे हुए हैं। स्ट्रेस मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम ये इसका भी रूटीन एटलीस्ट डेली मेडिटेशन एक बार तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट 10 to 30 मिनट्स तो मेडिटेशन कर लेने से हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। ये डायबिटीज में हेल्प करता है, थायराइड में हेल्प करता है, बहुत सारी प्रेशर हाइपरटेंशन सब में हेल्प करता है। और ये बेसिकली बॉडी के पूरे सिस्टम को आप ऐसा बोल सकते हैं कि बेटर बना देता है, ठीक कर देता है एक तरह से। स्लीप ये बहुत अंडररेटेड चीज है, स्लीप बहुत ही जरूरी है। 7 से 8 घंटे का सोना, यानी कि जितना हो सके, जितना हम जल्दी सोकर जल्दी उठें वो बेस्ट है। रात को 8 9 10 बजे लगभग सो जाना ठीक रहता है, ताकि 7 से 8 घंटे की स्लीप हो। इवन मोबाइल का यूज भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हाइड्रेशन यानी पानी, पानी भी पीना बहुत जरूरी है। और आजकल जिस तरह से बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, उसके हिसाब से वाटर का इंटेक और ज्यादा करना ठीक रहता है। इससे हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, बॉडी की स्किन ठीक रहती है, बॉडी के सारे फंक्शंस बेटर रहते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें कभी कभी बॉडी को, शरीर को आती है। अगर हम प्रॉपरली पानी पियेंगे तो इससे हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस बैलेंस हो जाएंगे। तो कम से कम 4 से 5 लीटर पर डे पानी पीना ही चाहिए। और बाकी ये बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। रूटीन रेगुलर मील्स, हाँ, ये भी बहुत बार देखा गया है कि कभी कभी कोई व्यवसाय की वजह से या किसी वजह से खाने की टाइमिंग इरेगुलर हो जाती है। तो जितना हो सके हमें खाने की टाइमिंग को रेगुलराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइमली खाना, और खाने का जैसा होता है ना कि अ, काफ़ी बार हम बहुत एक्सेस खा लेते हैं कहीं पे, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। अपने संयम से ही खाना है खाना। और हेल्थी लाइफस्टाइल यानी जैसे अपने वॉकिंग हो गया, डाइट हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया,
इसके अलावा काफी सारे हेल्दी लाइफस्टाइल को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इवन जैसे स्क्रीन टाइम कम करना। इसके अलावा जितना हो सके हम कुछ ऐसी गेम्स, ऐसे एक्टिविटीज करें जो एक्टिविटीज में हमारी फिजिकल फिजिकल फिटनेस भी हो, इसके अलावा हमारा स्क्रीन टाइम भी कम हो। तो जितनी हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपनाएंगे उतना ही हम बीमारियों से दूर होते जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फैमिली रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि किसी को भी अगर डायबिटीज है या थायराइड है या दूसरी कोई भी प्रॉब्लम है, या समझ लो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का है, तो फैमिली रोल ऐसे प्ले करता है कि उनको ये ध्यान रखा जाए। सपोज अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो हाँ भाई, इसको नमक कम देना है, इसको पापड़ नहीं देना है, या इसको पिकल्स या अचार नहीं देना है खाने में। तो ये चीज फैमिली, एक ये हो गया यानी खान पान में हेल्प करना। दूसरा समझ लो उसको होता है ना, जैसे सुबह उठ जाओ भाई, वॉकिंग के लिए निकल जाओ, यानी। और एक होता है मॉरल सपोर्ट, यानी कि वो चीज समझना कि सपोज किसी को एक्सेस नींद आ रही है या कुछ तकलीफ हो रही है बीमारी की वजह से, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों? इससे एक तरह से स्ट्रेस लेवल कम होता है। दूसरा, जितना ध्यान हम रखते हैं, जितना एक तरह से लगाव रहता है, उतना ही बीमारियों को ठीक करने या बीमारियों को प्रॉपर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है ये। अक्सर देखा गया है कि काफी बीमारियां उत्पन्न ही होती है फैमिली टेंशन की वजह से, या फिर कोई ना कोई ऐसा होता है ना कि किसी ने ये बात कह दी जो उसके दिमाग में घूम रही है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हार्मोन्स जाके ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। तो ये चीज बहुत, ये भी एक तरह से बहुत छोटा स्लाइड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये करना कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए देखा गया है कि एथलीट्स की फैमिली में यूजुअली उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो भी सुबह उठ के दौड़ते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो ठीक इसी तरह फैमिली का बहुत बड़ा रोल है इस बात में। टाइप 1 अवेयरनेस, बाकी जैसे अगर हमने बात की जैसे टाइप 1 डायबिटीज की, टाइप 2 डायबिटीज की, तो टाइप 1 में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये यूजुअली बच्चों में पाया जाता है और इसमें भी ध्यान रखना होता है बहुत सारी चीजों का। प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल केयर रखना होता है। इसमें भी यूजुअली इंसुलिन की जरूरत पड़ती है टेम्पररी। उसके बाद जैसे डिलीवरी होती है यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, पर ध्यान काफी रखना पड़ता है। एल्डरली होते हैं, उनका एक्स्ट्रा केयर रखना होता है। एक्स्ट्रा केयर इन द सेंस, जैसे अगर किसी को डायबिटीज है और उनकी आयु समझ लो 70 साल है, 65 साल है, तो एज ज्यादा होने के कारण हमारे बहुत सारे क्राइटेरियाज रिलैक्स्ड हो जाते हैं। यानी उनका अगर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा टाइटली कंट्रोल नहीं करते गए, इतना होना ही पड़ेगा आपका, इतना हो तो चलेगा, इतना हो तो, कहने का मतलब है कि अगर हम 70 to 130 मान के चलते हैं कि नॉर्मल फास्टिंग होना चाहिए, उनका अगर 150 से कम आ रहा है तो हम कहेंगे कि ओके। अगर उनका 135 आ रहा है, 140 भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रिक्ट करने जाएंगे उनको हाइपोग्लाइसेमिया में बहुत रिस्क होगा। यानी कि एक बार लो शुगर आने के कारण अगर चक्कर आया या वो गिर पड़े तो फ्रैक्चर हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। यानी एल्डरली को खासकर ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, उनका केयर ज्यादा करना पड़ता है। इवन उनके लिए क्राइटेरियाज भी हमारे अलग अलग है। और तो उनको भी खासकर एक तरह से मॉरल सपोर्ट की या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। काफी बार देखा गया है कि उनके मतलब वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं, उसके कारण भी काफी सारी बीमारियां अंदर ही अंदर डेवलप करती जाती है। तो उनको अटेंशन देना, केयर देना बहुत ही जरूरी है। मेरे ख्याल से कंट्रोल पॉसिबल है, डायबिटीज का भी, थायराइड का भी। आई थिंक बहुत शॉर्ट में और सिंपल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें बताया किस तरह से थायराइड और डायबिटीज को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। हालांकि दोनों ही बहुत ही गंभीर समस्या है, इस समस्या से हमें राहत, कुछ राहत मिल सकती है। इस थोड़ा सा अगर हम ध्यान करें तो काफी राहत राहत हमें मिल सकती है। तो बंधुओं और बहनों, आप लोगों ने जाना
इस तरह से थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां हमें इन समस्याओं से समाधान दे सकती है। आपने जैसे डॉक्टर साहब का आंख और किडनी, आंखें और किडनी इससे इफेक्ट करता है, तो क्या इसमें हार्ट पर भी प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, मैं इवन दोनों चीजों थायराइड की प्रॉब्लम्स में हार्ट पे भी इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि ये हार्मोन बेसिकली हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। किसी को अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। जी। ठीक है ना। हार्ट बीट तेज होने के कारण अब बॉडी क्या करती है, बॉडी एक तरह से हमारा वो ना एडजस्ट करने की कोशिश करती है। जब हार्ट बीट तेज हो रही है तो अपने वाल को मोटा करने की कोशिश जी। करती है, ताकि अब वाल मोटा होने के कारण उसमें जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है। अगर हमारे मेडिकल भाषा में कहें तो ये हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि हार्ट के वॉल का जो वो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। वो थिकनेस बढ़ने के कारण उसका जो लचीलापन वो कम होता है, उसके कारण उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जी। अल्टीमेटली हार्ट को इफेक्ट करता है। सेकेंडली, अगर हम डायबिटीज की बात करें तो ये खून की जो नलियां होती है ना, उसको डैमेज करता है। तो खून की नलियां इवन हार्ट के पास भी है, तो वो फिर उसको भी डैमेज कर सकता है। यानी कि ये हार्ट को भी डैमेज करता है। ये दोनों, थायराइड डायबिटीज दोनों हार्ट को डैमेज कर सकता है। बिल्कुल। तो इसमें बीपी एबनॉर्मल भी हमारा रहने लगेगा, इस तरह से देखा जाए तो। दूसरी, जब आवाज में परिवर्तन आता है, जब थायराइड होती है तो आवाज भी बदलती है। हाँ, काफी बार देखा गया है कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में कैसा होता है कि बहुत हस्की और बहुत भारी आवाज होती है उसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में खासकर। और ये क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे इस अपने यहाँ पे है, जो अपना जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि का जो जगह है, तो इसमें साउंड चेंजेस बहुत कॉमन है। अक्सर देखा गया है कि ये ट्रीटमेंट से धीरे धीरे बेटर भी हो जाता है। जी। तरह से नहीं होता, पर बेटर काफी हद तक हो जाता है। बहुत बढ़िया जानकारी। तो इसके लिए आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, तो एक जैसे एक ग्रंथियों को प्रकंपन, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को वाइब्रेशन देने के लिए गर्दन ऊपर करते हुए आ की आवाज करना, क्या ये उपयोगी माना जा सकता है थायराइड के लिए? आ की आवाज या दूसरी कोई, जिस गले में प्रकंपन पैदा करना। हाँ, नहीं नहीं, ये डेफिनेटली हेल्पफुल है, ये सहयोगी है ये। आप कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि ये एक तरह से उसकी एक्टिविटी हो गई। जी। जैसे मसल्स की एक्टिविटी करते हैं तो मसल्स हमारे स्ट्रांग बनते हैं, ये एक तरह से उसकी एक्टिविटी हो गई, तो वो एक तरह से अच्छा है। अच्छा है ना, बिल्कुल। मैं भी जब अपनी क्लास होती है तो कुछ इसमें योगिक क्रिया जो करवाता हूँ, उसमें दो तीन क्रिया करवाते हैं, तो एक तरह से गले को ऊपर करते हुए आ की लंबी आवाज करना, रर्र, इस तरह से मोटर चलाने की क्रिया करने से भी हमारे गले में प्रकंपन पैदा होता है। और पांचों अंगुलियों को मिलाते हुए इस तरह से अगर यह प्रकंपन वाइब्रेशन होती है, तो इन क्रियाओं से निश्चित रूप से हमें थायराइड में राहत मिल सकती है कुछ हद तक। तो अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी कोऑर्डिनेटर। अभी अभी उनका सेशन जो चल रहा है, अभी विशेष सत्र चल रहा है उनका भी। आपने अपने सेशन को संपन्न करने के बाद हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत अलका जी। आपसे निवेदन, अनम्यूट कीजिए, 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन कीजिए, उसके बाद हम जिज्ञासा समाधान जय भाइयों जिनेन्द्र बहनों से। सबको। बहुत सुंदर विषय है और ये जागृति लाना आवश्यक है। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, वैसे प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत काम का है। ये प्राणायाम जितना अच्छी तरह से करेंगे, थायराइड ही नहीं, गले के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनके लिए काम की है। जैसे एक वक्ता है, जैसे आज डॉक्टर को प्रस्तुति करनी है, तो ये सब गले की क्लिनजिंग करने में बहुत काम आता है। ये उज्जाई प्राणायाम का जितना इम्पोर्टेंट है, वो जितना बता जाए डॉक्टर साहब वो कम है। हमने उज्जाई प्राणायाम पे पूरी एक क्लास ली है, तो मुझे लगता है ये थायराइड के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और डायबिटीज में आदमी को मन शांत करना, तनाव मुक्त करना, ये सब करने के लिए ओंकार बहुत काम आता है।
ओंकार कई बार बहुत उपयोगिता है जो ओंकार करने थे। और जैसे आनंद भाई जी ने भ्रामरी की आवाज भी बहुत काम आती है, भ्रामरी बोलते हैं जिसे हम महाप्राण ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि बोलते हैं। जनरल लोग जो जैन से जुड़े नहीं वो उसको भ्रामरी बोलते हैं। एक फूल के बाजू में भ्रमर घूमता है और जो गुंजन की आवाज करता है उसको भ्रामर, भ्रमण बोलते, भ्रामर बोलते हैं। परंतु उसमें क्या है कि जनरली भ्रामरी हो, महाप्राण ध्वनि हो, वो श्वास छोड़ते टाइम करते हैं। पर इसके साथ श्वास लेते टाइम अगर वो आवाज की तो यहाँ और ज्यादा उपयुक्त होता है। जी। तो मुझे लगता है ये प्रयोग एक बार करेंगे तो बहुत सबको मजा आएगा और यस फायदा भी होगा। अलका जी, अभी कुनकुने पानी में नमक डाल के गरारा अगर किया जाए तो क्या बेनिफिट उससे मिल सकता है क्या? डॉक्टर साहब आप इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो जरूर बताइए। हाँ, ये डेफिनेटली वो करने से गला क्लियर होता है, क्लीन होता है, तो उसमें हेल्प मिलता है हेल्प डेफिनेटली। मिलता है ना? तो अभी आप लोगों की भी काफी जिज्ञासा होगी, तो आप हैंड राइज करेंगे और आपको अपने जो प्रयोग कर रहे हैं, काफी प्रयोग हम सीख रहे हैं हमारी योगा क्लास में, ध्यान की क्लास में, तो उससे भी आपको फायदा मिल रहा होगा। आपको अगर ऐसा कोई फायदा हुआ है इन दोनों समस्याओं में तो उसका आप शेयर भी कर सकते हैं, अनुभव भी साझा कर सकते हैं। कोमल जी, शिपानी, अशोक जी, चंदा जी, एक एक करके मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन दूंगा, आप बात कर सकते हैं। यस कोमल जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ये शुगर, डायबिटीज और ये थायराइड एकदम एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, देखने में आती है, काफी लोगों में ये प्रॉब्लम रहती है। और आपने कुछ पॉइंट बताए बहुत ही अच्छे, जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल, खान पान का रख रखाव, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्लीप, इन सब चीजों से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं निश्चित रूप से। और थैंक यू आपका एक बार पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग डेली ये सब करते हैं, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, लगता है इसी कारण हम हेल्दी हैं और अभी तक इन सब बीमारियों से बचे हुए हैं। और आनंदमल जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर क्लास चला रहे हैं, इसमें सब कुछ हमारे कवर हो जाता है, योगा, जी मेडिटेशन। कोमल जी, 14 साल हो चुके हैं हमारी क्लास को। 14 साल एक बहुत लंबा समय होता है, एक 12 साल का युग कहा जाता है, तो एक युग बीत चुका है ऑलरेडी। तो 14 साल से हमारी क्लास नियमित चल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन कोरोना के बाद हमारी चालू हुई है, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। तो काफी भाई बहन हमारे साथ जुड़कर लाभ ले रहे हैं, इससे हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है। और गुरुदेव का जो एक हमें मार्ग मिला है, परीक्षा ध्यान, उस ध्यान को जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य को लेकर आप और हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी भावना के साथ मैं चंदू जी दुगड़ को अनम्यूट ऑप्शन देना चाहूंगा। चंदू जी के बाद अशोक जी। जय जिनेन्द्र सर। डॉक्टर पवन साहब ने अभी थायराइड के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी मतलब सारी जानकारी दी। मतलब किस तरह से हमको सारे रेगुलर टेस्ट कराते रहना चाहिए, किस तरह से ध्यान देना चाहिए और कौन से प्रिकॉशंस करने, ये सारी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और सही में जैसा कोमल ने भी कहा कि आप जो रेगुलर जो क्लासेस ले रहे हैं और रेगुलर कुछ न कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी मिल रही है, और हम भी उसी मतलब उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर मेडिटेशन करना, वॉक करना, इसी के कारण से जो हम सब कर रहे हैं, इसी के कारण आज हम यहाँ फिट है कि हम अपना मतलब लाइफस्टाइल अच्छी तरह जी रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष जानकारी पवन जी ने दी उसके लिए, और आनंद जी भाई साहब और अलका जी भी सबको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो मतलब उस तरह से बहुत अच्छा है कि हम अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो उसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और रेगुलर एक्सरसाइज और वर्क मैं भी करती हूँ, चंदू जी, आपने इसीलिए जो आज हम बात लोग कही ठीक रेगुलर भी कर। जांच, डॉक्टर साहब ने जो बात बताई, ये बहुत जरूरी है। इस पे ही लापरवाही होती है हमारी। हमें कोई तकलीफ लगती नहीं है तो हम उसको लापरवाही कर देते हैं जांच कराने। जैसा कि काश डॉक्टर साहब ने साल में एक बार जांच होना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक नियम बना लेना है हम सबको कि साल में एक बार हमें सारी जांच करानी बहुत आवश्यक होती है। और वो जांच की रिपोर्ट में हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अब हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अगर देखते हैं तो उनको परिवर्तन क्या हो रहा है उन्हें उससे मालूम पड़ जाता है। और हमारी केस हिस्ट्री बिल्कुल वो सही तरीके से करते हुए हमें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। तो सालाना, साल में एक बार जांच कराना, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि हमें सारे टेस्ट एक बार कराते जरूर। हुए
ये हमारे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, लग भी नहीं रही है कोई तकलीफ, तो भी हमें टेस्ट सारे बॉडी टेस्ट हमारा कराना बहुत जरूरी होता है, कारण हमें पता नहीं चलता है, अंदर ही अंदर हमारे कुछ खराबियां उभरने लगती है तो जांच में पकड़ में आ सकती है। तो नियमित जांच कराने की बात जो कही डॉक्टर साहब ने, बहुत ही आपने अपने इसको एक अंडरलाइन कर लेना है कि हमें नियमित जांच हमारी आवश्यकता है, इसको करना है। यस अशोक जी। सही कहा सर आपने कि रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर चेकअप से ही आज हमें फिट है कि आज मेरे को भी कोई थायराइड या डायबिटीज ऐसी कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक जी शायद सामायिक में है, 5 मिनट, तो मैं इससे पहले अर्चना जी, अर्चना जी अर्चना। हैंड राइज कर रही है, अर्चना जी बात कर सकते हैं। नमस्कार। आज बहुत अच्छा क्लास हुआ, लेकिन मुझे एक प्रश्न पूछना था। सैंधव नमक या कौन सा नमक खाना चाहिए? देखिए, नमक ना थायराइड या आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो नॉर्मल जो नमक है, वो नमक आप खा सकते हैं। सेंधा नमक हाँ, ये अच्छा है, पर सिर्फ सेंधा नमक नहीं लेना है। जो कुछ लोग होते हैं सिर्फ सेंधा नमक खा रहे हैं, वो नहीं, वैसा नहीं चलना है। ओम अरहम। सर हम लोग थैंक एक यू। मिनट सर, सेंधा नमक में थोड़ा टाटा नमक यूज कर मतलब मिक्स कर ले। हाँ चलेगा, हाँ वो चलेगा। चंदा जी चोपड़ा। यस सर। उमर हम सभी से सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और हम तो जो डेली एक्सरसाइज करते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमें तो इतना विश्वास है कि हमें कुछ भी नहीं है, और प्रभु की दया से हम बराबर चल रहे हैं। इसलिए पर फिर भी मैं कभी कोई टेस्टिंग भी नहीं करवाती हूँ। विश्वास है कि नहीं, मुझे कुछ भी रोग नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि टेस्टिंग करवानी चाहिए, तो हम इस पे ध्यान देंगे सर। पर अभी तक हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है और खूब आराम से हम चल रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी जानकारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी क्लास रही। ओम अरहम। चंदू जी, उमर। चंदू जी, चंदा जी के बाद चंद्रा जी। देखिए चंदा नाम कितना पॉपुलर है। चंद्रा जी जय चंद्रा, जिनेन्द्र सर। अनम्यूट कीजिए चंद्रा जी अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, पर अभी चेन्नई में हूँ। आपकी क्लास रेगुलर अटेंड करती हूँ, और आज पवन जी बेंगानी का जो ये सेशन हुआ, बहुत बहुत अप्रिसिएशन मैं आपके एफर्ट्स को देती हूँ। आपका जो ज्ञान है, आपने इतने सीमित शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में हमको समझाया है, आपके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैंने नोट्स भी किए हैं, और यूट्यूब पे है, तो मैं और भी आगे जानकारी आपके ले लिए तो सकूंगी। जरूरी है, देखिए बहुत आप बहुत प्रशिक्षक हैं तो प्रशिक्षकों के लिए ऐसी क्लासें बहुत जरूरी होती है, इससे बहुत हमें जरूरी सही है। प्रशिक्षण मिलता है। हम आगे हाँ सर, गाइडेंस दे सकते दे हैं, सकते हैं। हम जब ध्यान करते हैं क्लास लेते हैं तो हमारे के लिए ऐसी क्लासें कितनी जरूरी है। तो इस तरह की क्लास हमारे लिए, कोमल जी भी बोल रही है यस, तो जो ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये निश्चित रूप से ये क्लासें बहुत ही यूजफुल हो सकती है जी। बहुत सीमित शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में बहुत पूरा बहुत मतलब डीपली ज्ञान दिया है आपने। आपके लिए बहुत बहुत आभार। और ये एमपी के फिटनेस क्लासेस के लिए भी मैं बहुत बहुत आध्यात्मिक उज्जवल आध्यात्मिक शुभकामना करती हूँ। और पवन जी, धन्यवाद। आपके लिए बोलना चाहूंगी कि शुभकामना हम क्या दें, शुभकामना हम क्या दें, आप खुद ही शुभकामनाओं की प्यासी हूँ, पर सफलता आपके चरण चूमे, यही देखने की अभिलाषी हूँ, यही देखने की अभिलाषी हूँ। वाह, बहुत ओम बढ़िया। आराम, ओम आराम। तो देखिए अलका जी, आपके सूरत में कितने डायमंड छुपे हुए हैं। यहाँ जितने भी चेहरे दिख रहे हैं मुझे, उसमें आधे से ज्यादा शायद सूरत के चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने। एक बार मैंने कितने डायमंड भेज दिए वो चेक कीजिए। अपन एक बार हार बना लेते हैं और फिर कोई एक आधा पैंडल भी बड़ा लेके आएंगे। ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम। अभी आनंद जी और अलका जी दोनों ए है, तो ए स्क्वायर से वो गुलदस्ता बन रहा है, तो मेन तो आपका ही है। मेन मेन रोल तो ओम आपका ही आराम, है। अशोक जी, तीनों ए है। अशोक जी अब ओम आराम। ए, अशोक जी अलका आपकी जी का भी सामायिक है। संपन्न हो चुकी हो तो आप कृपया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस अशोक जी, अशोक जी भी सूरत से है देखिए। जय जिनेन्द्र सर, कोमल जी भी, बहुत कोमल जी बहुत भी। धन्यवाद। कोमल जी, चंदू जी, डॉक्टर साहब, आप सब सूरत के चेहरे दिख रहे हैं मुझे ज्यादा। सर अभी जैसे डायबिटीज और शुगर की बात चल रही थी,
और दूसरी एक बात चलती है इंटरमीडिएट फास्टिंग और 2-2 घंटे में खाने का। तो अपने शुगर के लिए कौन सा सही रहेगा? जैसे 2-2 घंटे खाएंगे तो उसमें जो इंसुलिन का रोल रहता है, जितनी बार खाएंगे तो प्राय प्राय हार्मोन्स भी रिलीज होंगे और इंसुलिन भी रिलीज होता है, तो क्या वो सही रहता है? डायबिटीज में ना, अभी सही बताऊं तो एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट जैसा चीज हो गया। कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो आपको सूट करे। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, देखिए आप इस चीज को समझना, यूजुअली हम जो एडवाइस देते हैं कि हर 3 घंटे में थोड़ा सा कुछ, बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं खाना है, तो ये इसलिए बोलते हैं ताकि लो शुगर ना हो और हाई शुगर भी ना हो, शुगर मेंटेन रहे। लेकिन ये रिसेंट कुछ स्टडीज ये कहती है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में बेटर रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज भी देखा गया है अभी कि किसी का उसमें बेटर है, किसी का इसमें बेटर है। इसलिए आप ये दोनों चीजें ट्राई करके देखो कि आपका किसमें बेटर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये भी कस्टमाइज्ड हो गया अभी। और सही बात है, क्योंकि कोई एक चीज पकड़ेंगे तो शायद नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपने शरीर को देख के जो भी करेंगे वो सही। नहीं होता कि भाई किसी ने कहा है कि ये फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग ही सही है तो यही सही है। हो सकता है आपकी बॉडी उस चीज के लिए नहीं बनी हो, और किसी किसी को सही। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेटर है। यानी किसी और को जो कैसे हो, प्रेगनेंसी के जब प्रेगनेंसी के अंदर और थायराइड दोनों आता है तो वो उसके जाने के बाद में चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है? प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन उनको ना लाइफ लॉन्ग डाइट और एक्सरसाइज जो भी है उसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो ना वापस आने का उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। यानी वो एक हाई कैटेगरी में आते हैं। एक बार अगर किसी को डायबिटीज आता है प्रेगनेंसी में, तो वो एक हाई रिस्क कैटेगरी है, इसलिए उसको चीनी आइडियली या मीठी चीजें आइडियली आजीवन बंद कर देना ठीक रहता है। उससे उनको अगर होगी भी, हो सकता है वो 20 साल बाद होगी या 25 साल बाद होगी, लेकिन अगर वो मीठा खा रहे तो हो सकता है वो 3-4 साल बाद वापस आ जाए। तो डाइट और कसरत का ध्यान बहुत रखना। धन्यवाद। बंधु और बहुत बहनों, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश मेहता जी भी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, जिनका कल हमारा सेशन रहने वाला है, मुकेश मेहता सर। और मुकेश जी के बारे में हम कल बात करेंगे, जानेंगे, लेकिन आज उनके कुछ अनुभव हम सुनना चाहेंगे। और मुकेश जी के बारे में बता दूं, साधु साध्वियों के सेवा में निरंतर निरंतर साधु साध्वियों की सेवा करना, उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पूर्वक ध्यान रखना, ये उनका नियमित अभ्यास क्रम है। और हमारे साथ जुड़े, हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे लोगों से हमारा संपर्क हो रहा है। कल हम मुकेश मेहता जी का भी हमारा सेशन रहेगा। तो मुकेश जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, 1 मिनट प्लीज बात कीजिए हमारे साथ। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी पुण्यशाली, सभी तपस्वी, सभी सम्यक दर्शन आत्मा यहाँ पे सुख शांति में रहेंगी, यही मनोकामना है। पवन जी का बहुत बहुत आभार, जो अपना टाइम करीब करीब 40-50 जन जुड़े हैं, सबके अंदर इन्वेस्ट करके अपना जो बौद्ध ज्ञान है उसको ऊपर लेके आ रहे हैं, नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जन सेवा और सबको जागृत कर रहे हैं। तो कल के सेशन के बारे में 1 मिनट खाली मैं बोलूंगा कि पानी के ऊपर है, जो भगवान ने बताई है वही बातें करेंगे। मेरा जो भी सेशंस रहेगा सब कुछ प्रभु वचन के उनके ऊपर आधार में है। तो उसके बारे में पूरा समझेंगे कि एक पानी हमको कैसे ठीक कर सकता है। इसका एक एक उदाहरण देना था कि हम सुबह उठते हैं तभी भी पानी चाहिए, गोचरी पानी के अंदर पानी आता है, खाने खाने में पानी जरूरी है, सब्जी में, आटे में, सब में, स्नान करने में पानी जरूरी है, उपवास में पानी जरूरी है, कुछ भी करे खाना खाने के बाद पानी जरूरी है, खाना खाने के पहले पानी जरूरी है। तो ये पानी को ही कैसे औषधि बना सकते हैं। अभी मेडिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो बॉडी 70% वाटर है। अगर 70% वाटर है तो मेरा फोकस खाने के अंदर है या पानी के अंदर। तो ये पानी का पूरा प्रोसेस, पूरा साइकिल, उसको कैसे पीना, कब पीना, कितने बजे पीना, कब छोड़ना, जो भगवान ने बताया है पूरा मेडिकल साइंस है। बस श्रद्धा रख के अपने को खुद को बिलीव करना है एंड आगे बढ़ना है। एंड एक एक चीज, सॉरी, मेरा खुद बिल्कुल का बिल्कुल सही। तो कल का सेशन हमारे लिए बहुत उपयोगी सेशन रहने वाला है। आप जितने भाई बहन जुड़े, इतने सब तो जुड़ना ही है, और अपने परिजनों को भी
बताना है। महावीर ने आज हजारों साल पहले हमें जो बातें बताई, आज वो विज्ञान उसे किस तरह सही साबित कर रही है। पानी में पानी एक बूंद में कितने जीव होते हैं, ये बातें आजकल तो मशीनों से पता चल जाती है। उस जमाने में मशीनें भी नहीं हुआ करती थी। तो भगवान की वाणी शाश्वत वाणी है, इस वाणी के बारे में भी हम बात करेंगे। और पानी कितना पीना, कब पीना, इसके जागरूकता पूर्वक हमें देश का ध्यान रखना है। तो कल हम और विस्तार से बात करने वाले हैं। तो अभी मेरे ख्याल से सबके जिज्ञासाओं का समाधान मिल चुका होगा। सवाल आया है, थायराइड वाली महिला को प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है क्या? थायराइड वाली महिला को प्रेगनेंसी में अगर थायराइड कंट्रोल्ड है तो दिक्कत नहीं होती है। और इसीलिए टेस्ट कराना जरूरी है। जितनी जल्दी हम उसको कंट्रोल कर लें उतना बेटर है। अदरवाइज बच्चे के डेवलपमेंट में दिक्कत आती है। हालांकि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स का होना, यानी आप सिंपल भाषा में कहें तो दिक्कत हो सकती है अगर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल कर लेना बहुत जरूरी है जितनी जल्दी हो सके। हेलो, जय जी, जिनेंद्र। जय जी ने बोलिए पुष्पा जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत सारी जानकारियां आपने दी हमें, और मैंने प्रश्न चैट बॉक्स में ही लिखा था, उसका जवाब आपने ध्यान रख के दिया। मेरे को गले में कोई थायराइड नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज में आप सुन रहे होंगे तो महसूस हो रहा होगा, ये चेंज है। ये वोकल कॉर्ड में तकलीफ होने के कारण हो सकता है। तो आप ना खाली एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलना है, आपको दिखाना कि ये वॉइस मेरी क्यों है, अच्छा, वो ना बता देंगे आपको। ये छोटी सी एक पॉलिप छोटा सा नोड्यूल होता है। ये ज्यादातर जो स्पीकर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या जिनका स्पीकिंग का काम होता है ना, उसमें कॉमन होता है ये। तो अच्छा, उस पॉलिप को ट्रीट कर देना है। उसको सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं या तो मेडिकली भी देख सकते हो। वो कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। इसके लिए एक्सरसाइज, हाँ, एक्सरसाइज सिंग करना है। दबाने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए मुझे? नहीं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जस्ट एक ईएनटी डॉक्टर के संपर्क में आ जाइए, ताकि आपको ये ध्यान रहे कारण क्या है उसका। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एमपी के फिटनेस तो रोज ही हमें फिटनेस का डोज देते हैं, 1 घंटा रोज फिटनेस का। हाँ, ये डोज बहुत जरूरी है सर। हम जो डोज लेते हैं सुबह सुबह, और हमारा पूरा दिन क्या है, पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है इससे। और जिस तरह मोबाइल को चार्ज करना जरूरी होता है, इसीलिए हमें सुबह सुबह ये डोज लेना कितना आवश्यक है। और कितना असरदार है, ये सबके चेहरे से आपको पता लग रहा होगा। ये जितने भी वीडियो यहाँ ऑन है, हमारे यहाँ प्राय रोज जुड़ने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं, और काफी प्रसन्नचित रहते हैं। काफी प्रसन्नता और प्रसन्न रहना, मुस्कुराते हुए रहना, ये हमारा मेन जो दिन भर हम खुश रहते हैं तो हमें बीमारियों से, व्याधियों से दूर रहते हैं। तो डोज देने के लिए अशोक जी, उसके पहले कोमल जी। कोमल जी, आपसे निवेदन, समापन कराइए, और डोज अशोक जी देंगे आज। दोनों हाथ जुड़े हुए, की हड्डी की आंखें कोमलता से बंद, मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय मैं चैतन्यमय हूँ, मैं हूँ, मैं आनंद है, ही मैं हूँ। मैं मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद आनंद का, का शक्ति अनंत का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात ही मेरे जीवन का परम। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंद हो, शांतिमय हो। शुभकामनाओं के साथ। ओम शांति शांति। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब कुछ कृतज्ञोस्मि। हम सब कुछ कृतज्ञोस्मि। हम अलका जी, सब वोट ऑफ कुछ थैंक्स। अशोक जी से पहले आप वोट ऑफ थैंक्स। अलका जी, वोट ऑफ थैंक्स दे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने लोग जुड़ते तो देख के इतना अच्छा लगता है। पर कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमको एक एक और जोड़ते जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर साहब के लिए तो नाम ही पवन है। पवन तो सबके लिए बहुत जरूरी है। पवन बिना तो कुछ जिंदगी चलती नहीं। और
पवन तो डॉक्टर भी है और इतने अच्छे टॉपिक पर इतने शांत और सहज और सरलता से अपनी प्रस्तुति देते अलका हैं। जी, इनकी मिसेज भी एक डॉक्टर है, मैं चाहूंगा कि आप उनसे संपर्क करके उन्हें हाँ भी हाँ हम। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला भी था डॉक्टर साहब से बात की थी तब कि आपके मिसेज का भी हम क्लास रखेंगे। हम चाहते हैं कि जिसके पास जो भी नॉलेज है, बस यहाँ जुड़े हुए सब लोगों को वो नॉलेज मिले। बस ये सबसे दो बात है कि जब ज्ञान देते हैं तो हमारा भी कर्म कटते हैं और सामने वालों का भी जो हमें क्या बोलते हैं आशीर्वाद मिलता है या जो दुआ मिलती है वो दवा से भी ज्यादा काम करती है, वो बिल्कुल। अनुभव मैंने भी लिया है। तो एक बार सभी हाथ जोड़ के पवन जी के लिए ओम बोलेंगे अरहम, वेरी ओम गुड, अरहम, वेरी ओम गुड। अरहम, यस, ओम थैंक यू अरहम। थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डोज लेने के लिए सब तैयार है ना? ये मुकेश यस। जी सुषमा जी, भी सब स्वागत तैयार है? करते सबको हेवी डोज देना है। जय जिनेन्द्र। सभी साधक बचेगा नहीं साधिकाएं अभी साथ में उच्चारण बहुत करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, रोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का फिटनेस का रोज डोज, 1 घंटा एक हर घंटा रोज। रोज फिटनेस फिटनेस का का डोज, रोज 1 घंटा एक हर घंटा। रोज। ओम अरहम।